द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के चैप्टर नंबर 2 लक एंड रिस्क से हमें ये लेसन्स मिलते हैं कि लक एंड रिस्क एकदम सिबलिंग्स की तरह है। कुछ भी ना ही उतना अच्छा होता है जितना हमें दिखता है और ना ही उतना बुरा। बुक में एग्जांपल दिया गया है सबसे पहला बिल गेट्स का। बिल गेट्स और पॉल एलन जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड करा है, वो लेक साइड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। इस स्कूल में एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि इतना एडवांस था जितना बाकी ज़्यादातर हाई स्कूल्स के पास नहीं था। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ही क्लास 8 से उस स्कूल में लेट नाइट तक रुकते थे ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, अपने प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग स्किल्स बढ़ा सकें। सिर्फ हर मिलियन में से सिर्फ एक बच्चे के पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती थी कि उसे हाई स्कूल में ऐसा कंप्यूटर मिल सके। बिल गेट्स लकी इनफ थे कि वो लेक साइड हाई स्कूल में थे। उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये तक कहा हुआ है कि अगर लेक साइड हाई स्कूल में वो ना होते तो आज वो शायद बिल गेट्स जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो भी ना होते। उनके साथ ही उनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड भी थे केंट इवेंस, जिनके पास सेम अपॉर्चुनिटी, सेम इंटेलिजेंस, सेम स्किल्स, सेम सब कुछ था, पर हमने उनके बारे में नहीं सुना। बिल गेट्स और केंट इवेंस का ओरिजिनल आइडिया था साथ में माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने का, पर वो कंपनी फाउंड करने से पहले ही मर गए। वो मरे थे माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए 17 साल की उम्र में, और माउंटेन क्लाइंबिंग से मरने की पॉसिबिलिटी होती है 1 इन अ मिलियन। बिल गेट्स ने 1 इन अ मिलियन लक को फेस करा लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ के, और वहीं पे केंट ने 1 इन अ मिलियन रिस्क को फेस करा क्योंकि उन्होंने जो सपना लिया था वो उसे कभी पूरा नहीं कर सके। लक एंड रिस्क इतने सिमिलर हैं कि हम एक में विश्वास नहीं कर सकते बिना दूसरे का प्रॉपर रिस्पेक्ट किए। हर बिल गेट्स के लिए एक केंट इवेंस भी एग्जिस्ट करता है जो कि कम्प्लीटली दूसरे साइड ऑफ पॉसिबिलिटी को एक्सपीरियंस करता है। जब ऑथर ने इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर से पूछा कि इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसी क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं जो शायद कभी नहीं जानी जा सकती, तो इकोनॉमिस्ट का आंसर था कि एग्जैक्टली लक का क्या रोल है सक्सेसफुल आउटकम्स में। भले ही हमें पता हो कि लक एग्जिस्ट करता है, फिर भी दूसरे की सक्सेस को लक को डेडिकेट करना हमें जेलस प्रूव कर सकता है, और अगर खुद के सक्सेस को हम लक से डेडिकेट करें तो वो हमें डिमोरलाइज कर सकता है, शायद हम उसे एक्सेप्ट ना करें। लक एंड रिस्क दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। जो बिजनेसेस फेल हो गए उसका ये मतलब नहीं होता है कि कभी उन्होंने हार्ड ट्राई नहीं करा। जो फाइनेंशियल डिसीजंस का बुरा आउटकम आता है इसका ये मतलब नहीं था कि कभी उनके पीछे प्रॉपर रिसर्च नहीं करी गई थी। हो सकता है कि मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करा पर मेरी इन्वेस्टमेंट 5 साल बाद भी उतनी ही रही, मेरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं बढ़ा, तो हो सकता है मेरा डिसीजन बुरा हो। पर यह भी हो सकता है कि मेरा डिसीजन गुड था, बस वो 80% गुड था और उसमें 20% रिस्क था, और मैंने बस रिस्क की रियलिटी को फेस करा। हम जनरली किसी की भी फेलियर को बैड डिसीजन से एसोसिएट कर देते हैं और ख़ुद की फेलियर को डार्क साइड ऑफ रिस्क से। फोर्ब्स मैगजीन में कभी उनकी फ़ोटो नहीं आती जिन्होंने डिसीजन गुड लिया था बट वो रिस्क की वजह से फेल हो गए, बट हमेशा उनकी फ़ोटो आती है जो कि रिच बने, बट हो सकता है उन्होंने ओकेश डिसीजन या फिर बैड डिसीजन लिया हो। जब हम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल को स्टडी करके ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो सक्सेसफुल होने के लिए लोगों ने किया वो करना है, और जिस चीज़ को करके लोग अनसक्सेसफुल हुए वो नहीं करना है, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। बिल गेट्स की तरह एक और आदमी की स्टोरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे, कोरियालिस वेंडरबिल्ट। इनका न्यूयॉर्क के ओल्ड टाइम्स में बहुत बड़ा रेल रोड एम्पायर था, पर काफ़ी बड़ी बिजनेस डील साइन करने के बाद इनके बिजनेस एडवाइज़र ने इन्हें बताया कि आपने जितने भी ट्रांजैक्शंस के लिए एग्री किया है वो सारे लॉ को ब्रेक करते हैं। पर इन्होंने कहा कि हम रेल रोड बिजनेस नहीं चला सकते सारे के सारे लॉ से एग्री करते हुए। अब इसको कई लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि उस विजनरी ने अपने रास्ते में कुछ भी नहीं आने दिया, उसे जो करना था करके रहा और सक्सेसफुल हुआ, बट एट द एंड क्या हुआ, उसकी कंपनी कोलैप्स कर गई लॉ के अंदर। बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से जो उनके पोर्टफोलियो में था। उन्होंने अपनी थ्योरी और रिसर्च भी पब्लिश करी थी, पर ये पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल बने वो उनके खुद के डाइवर्सिफिकेशन रूल को ब्रेक करता था। ये बहुत ही बोल्ड मूव था या रेकलेस? लोग मार्क ज़करबर्ग को बहुत बड़ा जीनियस मानते हैं क्योंकि याहू ने 2006 में फेसबुक को $1 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया था, पर उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा। वो अपनी कंपनी को लेकर विजनरी थे, उन्हें भरोसा था कि वो $1 बिलियन से भी बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। बट उसी के जस्ट कॉन्ट्ररी याहू को भी ऑफर मिला था कुछ सालों पहले माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट याहू को खरीदना चाहती थी पर याहू ने मना कर दिया। अब यहीं पे लोग याहू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर उस टाइम याहू ने अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया होता तो आज के दिन भी याहू एग्जिस्ट करता एक बहुत बड़े नाम से। रिस्क एंड लक में एग्जैक्टली फ़र्क कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रिस्क एंड लक एक ही सिक्के के ऐसे दो पहलू हैं जिनको हम देख के उनमें फ़र्क नहीं कर सकते आराम से। हमें सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल को स्टडी करते वक्त ये दिमाग में रखना चाहिए कि ना ही कोई सक्सेसफुल हमेशा 100% हार्डवर्क से बना है और ना ही कोई पुअर अपनी 100% लेजीनेस की वजह से है। हम जनरली बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं, जैसे बिलियनर्स, CEO या फिर कोई बहुत ज़्यादा मैसिव फेलियर्स को, बट जनरली ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हमारी ज़िंदगी में सबसे कम एप्लीकेबल होते हैं। आउटकम्स जितने ज़्यादा एक्सट्रीम हैं
उतने ही कम एप्लीकेबल होते हैं वो हमारे लिए, और उतने ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो एक्सट्रीम लक और एक्सट्रीम रिस्क से। हमें सक्सेस और फेलियर को स्टडी करते वक्त ब्रॉड पैटर्न्स पे देखना चाहिए। जो पैटर्न ज़्यादा कॉमन है वो ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। बिल गेट्स ने भी कहा है कि सक्सेस इज़ अ लाउजी टीचर। यही सेम फेलियर के लिए भी अप्लाई होता है। किसी को सक्सेस लक की वजह से मिली है तो लक का ही जो कज़न है रिस्क, वो पूरी की पूरी स्टोरी को पलट सकता है। हमें गुड रिस्क और बैड रिस्क में फ़र्क करना पड़ेगा, उससे अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना रिवॉर्ड के लिए कैटेस्ट्रॉफिक लॉसेस में भी रिजल्ट कर सकता है। मार्केट्स बहुत ही हाईली वॉलेटाइल होते हैं। हमें रिस्क को प्रॉपरली स्टडी करके अपनी इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हुए उन्हें प्रॉपरली डाइवर्सिफाई और ब्रॉडन करना चाहिए।